चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में 20 तक के हमने कंप्लीट कर चुके थे और इसके बाद में हम इसको आगे कंप्लीट करेंगे। तो आपको यहाँ पे बता दें, हम जो अभी एसएससी जेई आने वाली है ना, उसके लिए ये जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि स्टेट ए के क्वेश्चन हम यहाँ पे लगा रहे हैं जो कि आपके पीएससी से रिलेटेड है ना, पीएससी। ठीक है, सारे स्टेट के जो पीएससी होते हैं उनके यहाँ पे क्वेश्चंस है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एसएससी के लिए, क्योंकि आप यदि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन यदि एसएससी जेई के लगाए होंगे है ना, तो उसमें उसमें एसएससी जेई के प्रीवियस वाले क्वेश्चन में सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और जो डायरेक्ट आपके स्टेट एई वगैरह हो गया, पीएससी हो गया है ना, इनसे उठा के डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर दिया जाता है। तो यदि आपने क्या किया, पीएससी वाले क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है, आपने एसएससी जेई वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लिए, और दूसरी चीज ईएससी वाले क्वेश्चन आपने लगा लिए, तो आपको कोई नहीं रोक सकेगा भाई सिलेक्शन लेने को, क्योंकि यार सब क्वेश्चन ना वहीं से बनते हैं और क्वेश्चन का फ्रेम वही रहता है। बस स्टूडेंट को चाहिए ये कि कम से कम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लगाए, है ना। आपने किसी भी इंटरव्यू, कोई भी टॉपर्स का इंटरव्यू देखे होंगे, तो वो यही बोलेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा प्रेफर कीजिए, लगाइए उसे, है ना। बट स्टूडेंट लगाता नहीं है ना। तो इसी को देखते हुए हमने भाई फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के लेके आए। जबकि यदि आप देखोगे ना, जो ये मेडी जी की यदि बुक यदि प्रीवियस ईयर की आप लेते हो, तो भाई 600-700 की बुक ही आती है खाली, है ना। वो भी लेने के बाद में आप पढ़ते नहीं हो। तो उसी चीज को यहाँ पे अपन क्या अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, सिर्फ पढ़ते रहना है, ठीक है, देखते रहना है, वीडियो देखते रहोगे, आपका इजीली आपकी तैयारी होती रहेगी। समझ रहे हो बात को। चलिए, तो बिना अब टाइम वेस्ट किए हुए अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन 21 की बात करते हैं। यहाँ पे देखो, अ क्यूब ऑफ सॉइल स्पेसिमेन हैविंग दिस डायमेंशन 2 इंटू, आपका डायमेंशन ये देख रखा, और आपका यहाँ पे जो एक तरीके से जो वेट देख रखा है उसका 16 ग्राम देख रखा है। व्हेन इट इज फुल्ली सेचुरेटेड, ये फुल्ली सेचुरेटेड करके यहाँ पे बोल कर रखा है, ठीक है। इफ वाइड रेशियो ऑफ द स्पेसिमेन इज 1, वाइड रेशियो की वैल्यू 1 दे दिया यहाँ पे, ठीक है, वाइड रेशियो की वैल्यू 1 दे दिया, राइट। अब उसके बाद में चेक करना है यहाँ पे द ड्राई डेंसिटी ऑफ स्पेसिमेन आपको बताना है, गामा डी आपको निकालना है। यहाँ पे कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले इसमें हम करेंगे क्या, ठीक है। तो पहले तो आपका यहाँ पे बोल रहा है कि जो आपकी जो सॉइल है ना, एक तरीके से आपकी जो सॉइल है वो क्या है फुली सेचुरेटेड है। फुली सेचुरेटेड के केस में आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपका, सॉरी एक मिनट थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। यहाँ से इस तरीके से आपका फुल्ली सेचुरेटेड यहाँ पे सॉइल हो गई, राइट। वाटर यहाँ पे फिल है, ठीक है, वाटर यहाँ पे क्या है, फिल है आपका डायरेक्ट। इसके बाद में चेक कीजिए कि ये कैसे, ठीक है, वाटर फिल हो गया आपका यहाँ पे, सिंपल। अब यहाँ पे हम यदि देखें, है ना, तो टोटल वॉल्यूम आपका कितना निकल कर आएगा, ठीक है, टोटल वॉल्यूम कितना निकल कर आएगा, देखो, ठीक है। यहाँ से अभी तो फिलहाल ये वाटर है और ये यहाँ पे आपका क्या है, सॉलिड है ना, वाटर एंड सॉलिड है, ये पूरा सॉलिड है और ये वाटर है। अब ये है यहाँ पे वेट ऑफ वाटर, राइट, और यहाँ से वेट ऑफ सॉलिड, ठीक। अब यहीं पे आप चेक कीजिए, टोटल वेट आपको दे के रखा है, ठीक है, टोटल वेट WT, एक तरीके से आपको WT दे के रखा है कितना, 16 ग्राम, राइट। अब यहाँ पे देखो, वॉल्यूम ऑफ वाटर है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ पे कम है, मतलब सॉरी, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपने को पता नहीं है और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी पता नहीं है, राइट। अब इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, है ना, इसको निकालने के लिए आप करोगे क्या, सिंपल चेक करो। सबसे पहले आपको देके रखा है यहाँ पे कि वाइड रेशियो की वैल्यू कितनी है आपकी, वाइड रेशियो की वैल्यू 1, ई बराबर 1 है। तो ई इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, वी डिवाइडेड बाय वी एस, ठीक है, इक्वल्स टू 1।
तो यहाँ पे वी वी इक्वल्स टू हो गया यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है, वी 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 इक्वल्स टू वी एस, ठीक है, ये चीज हो गया। अब यहाँ पे चेक करो वॉल्यूम ऑफ, जो ये होता है वॉल्यूम ऑफ, ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, है ना, ये चीज होती है ना, और इक्वल्स टू आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये कहानी यहाँ पे होती है, सिंपल, है ना। इसको इसको आप आगे कैसे, इसको क्या, इस आगे क्या करेंगे, अब इसमें देखो जरा चेक करो। तो यहाँ पर आपको और एक चीज क्या देखे रखा है, देखो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 8 मतलब 8 सीसी आपका देखे रखा है, राइट, 8 सीसी आपको देखे रखा है। अब वी वी इक्वल्स टू वी एस यहाँ पे हो गई कहानी, है ना, दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2 वी एस हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू आपका 8 सीसी हो गया। अब यहीं पे देखो वी एस की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे 4 सीसी, यहाँ पे आपको वी एस की वैल्यू मिल गई। अब यहीं से 4 सीसी वी एस की वैल्यू मिल गई। अब जब वी एस की वैल्यू 4 सीसी आ गया यहाँ पे 4 सीसी, तो अब रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग कितना बच गया यहाँ पे आपका, सिंपल 4 सीसी और रिमेनिंग बच गया। भाई दो ही तो चीज है ना फुल्ली सेचुरेटेड में, फुल्ली सेचुरेटेड में आपका एक तो वाटर है और एक सॉलिड है, सॉलिड का ही वॉल्यूम आपका 4 सीसी आ गया, तो रिमेनिंग वॉल्यूम आपका कितना हो जाएगा, 4 सीसी हो जाएगा। चलो ये चीज आपको यहाँ पे मिल गया। अब बात करते हैं आगे। अच्छा अब वेट कैसे निकालोगे, है ना, वेट आपको निकालना है, राइट। तो वेट निकालने के लिए आपका क्या हो जाएगा, सिंपल, ठीक है, वेट डब्ल्यू जो टोटल सॉलिड है वो जो आपका कहना चाहिए, जो टोटल वेट है उसका वो तो है 16 ग्राम, है ना, वो है 16 ग्राम, ठीक है। अब इसमें से अपने को यहाँ पे चेक करना है कि डब्ल्यू एस कितना है और आपका डब्ल्यू डब्ल्यू कितना है, ठीक है। इस चीज को निकालने के लिए आप क्या करोगे, चलिए, तो यहाँ पे आप क्या निकालो, वेट ऑफ वाटर सबसे पहले निकाल लो। वो कैसे निकाल लोगे, सिंपल, वेट ऑफ वाटर निकालने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है, डब्ल्यू डब्ल्यू इक्वल्स टू वी डब्ल्यू इंटू गामा डब्ल्यू, ये चीज कर सकते हो, सिंपल, राइट। जो वी डब्ल्यू है आपको पता है कितना है, 4 सीसी, और आपका जो गामा डब्ल्यू है उसको हम कितने ग्राम में कितना लेके चलते हैं, 1, ठीक है, तो ये हो गया 1। तो वैसे ही आपका डब्ल्यू डब्ल्यू कितना मिल गया यहाँ से, 4 सीसी, ठीक है, डब्ल्यू डब्ल्यू जो मिल गया आपका 4 सीसी आपका यहाँ पे मिल गया, ठीक है। इसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, यहाँ पे ये मिल गया, सॉरी 4 ग्राम मिल गया, सीसी में कहाँ मिलेगा, ठीक है, आपका 4 ग्राम यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू की वैल्यू मिल गई। अब टोटल था 16, 16 टोटल था, अब वहीं से आप 4 माइनस कर दो तो डब्ल्यू एस की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आपको मिल गई, 12 ग्राम आपको मिल गई, सिंपल। आपको यहाँ पे हर चीज मिल चुका है। अब आपको सीधे निकालना क्या है, आपको गामा डी की वैल्यू निकालनी है। गामा डी की वैल्यू निकालने के लिए आप करोगे क्या, आप सिंपल देखो, अब सॉइल क्या होगी, ड्राई होगी तभी गामा डी निकलेगा, तो ड्राई सॉइल में आपका क्या हो जाएगा, ये केस 2 मान के चलो, ठीक है, तो केस 2 में आपका सिर्फ गामा डी आपको निकालना है, राइट, गामा डी, तो इसमें आपका एयर हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर आपका हो गया सॉलिड, राइट, है ना, यहाँ पे सॉलिड हो गए और यहाँ पे एयर। तो वॉल्यूम ऑफ एयर रहता है, एक चीज याद रखना, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर नेग्लेक्ट नहीं होता, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपका सेम रहेगा, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो ऊपर था वही आपका यहाँ पे रहेगा, कभी भी सॉलिड जो वॉल्यूम का सॉलिड होता है वो चेंज नहीं होता, है ना, वॉल्यूम सॉलिड कैसे चेंज होता है, ये चेंज होता नहीं है, या फिर इसकी जरूरत भी ना पड़े हमें, है ना। तो टोटल वॉल्यूम तो आपको पता ही है कितना है, 8 सीसी, राइट, टोटल वॉल्यूम आपका 8 सीसी है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखो वेट ऑफ सॉलिड कितना है आपका, वेट ऑफ सॉलिड ये है आपका 12 ग्राम, 12 ग्राम, राइट। अब हमें निकालना क्या है, सिंपल, हमको निकालना है यहाँ पे गामा डी। गामा डी की वैल्यू निकालने के लिए आप करोगे क्या, डब्लू, ठीक है, डब्लू एस, राइट, और डिवाइड में आपका टोटल वॉल्यूम, राइट, टोटल वॉल्यूम, ऐसा नहीं कि बस इसी का वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम लेके चलेंगे यदि हमको क्या निकालना है, यदि हमको क्या निकालना है, गामा डी निकालना है तो। अच्छा आप बोल रहे होंगे कि एयर का वेट नहीं लिए, तो एयर का वेट नेग्लिजिबल हम मानकर चलते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू एस की वैल्यू आपको पता है 12 ग्राम, और वॉल्यूम टोटल है आपका 8 सीसी।
तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, सिंपल देखो आपका निकल कर आ जाएगा यहाँ पे 1.5 ग्राम पर सीसी, है ना, 1.5 ग्राम पर सीसी, 1.5 ग्राम पर सीसी। सीसी का मतलब वही ठीक है, सेंटीमीटर का क्यूब, ये चीज, राइट। अब यहाँ पे आपको इसको चेंज करना है, किस में चेंज करना है आपको, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। इसको चेंज करने के लिए आपको करना पड़ेगा, ग्राम है आपका तो किलोग्राम में जाना है, तो 10⁻³ हो जाएगा। डिवाइड में आपका सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर से आपको जाना है मीटर में, तो 1/100 हो जाएगा। 1/100 कहने का मतलब, यहाँ पे कहने का मतलब देखो, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/10⁻², और आपका क्यूब चढ़ जाएगा, ये चल गया किसमें, मीटर क्यूब में, ठीक है। ये कहानी आपकी यहाँ तक हो गई। अब इसको आगे सॉल्व कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, सिंपल देखो 1.5 है, 1.5 है, राइट, मल्टीप्लाई 10⁻³ है, मल्टीप्लाई आपका यहाँ पे ये जो है ये 3 अंदर गुणा हो जाएगा, तो इसका 10⁻6 यहाँ पे आ गया, और ये आ गया आपका कितना, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट। ये कहानी आपकी यहाँ तक पहुँच गई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फिर यहाँ से आपका ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो 10⁻3 मतलब 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 केजी पर मीटर क्यूब। आपका आंसर दिख रहा होगा, है ना, 1500, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब। ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है, आपको वीवी एंड वीएस ऐसे ही करके सॉल्व करना पड़ेगा। यदि आप दूसरे फार्मूले के तरफ से जाओगे तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, और अंत में आपका आंसर आएगा भी नहीं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, समझ रहे हो बात को। चलिए, तो ये आपको हम यहाँ इसको रफ करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। क्वेश्चन चेक आपका यहाँ पे देखना है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन 21 था। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपकी गेट और ईएससी में अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो भाई पीएससी है ना, पीएससी इसीलिए ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे उठा के उसने पूछ के रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एसएससी जेई में भी पूछ लेगा, तो आपको सब चीज के लिए तैयार रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, इन बसीनक थ्योरी ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, कंप्यूटेशन, सॉइल इज कंसिडर्ड टू बी अनस्ट्रेस्ड, ठीक है। बसीनक थ्योरी है ऑफ स्ट्रेस कंप्यूटेशन, बसीनक थ्योरी ऑफ स्ट्रेस कंप्यूटेशन, soil is considered to be unstressed, soil is considered to be unstressed before application of the load, before application of the load, ठीक है। उसके बाद में देखो, द contact pressure distribution under a rigid footing in cohesionless soil is uniform throughout the width of the footing। बात समझ में आ रही है। तो ये आपको यहाँ पे स्टेटमेंट बताना है कि स्टेटमेंट आपका क्या बोल रहा है, राइट। स्टेटमेंट आपका यहाँ पे बोल क्या रहा है उसके बारे में आपको चेक करना है। एक बार चेक कर लो, बसीनक थ्योरी ऑफ स्ट्रेस कंप्यूटेशन, ठीक है, बसीनक थ्योरी स्ट्रेस कंप्यूटेशन के लिए, सॉइल इज कंसिडर्ड टू बी अनस्ट्रेस्ड, सॉइल हम आपका कंसिडर करके चलते हैं क्या, अनस्ट्रेस्ड बिफोर एप्लीकेशन ऑफ द लोड, ठीक है। हम जो बिफोर एप्लीकेशन ऑफ द लोड, हम सॉइल को क्या मान के चलते हैं कि हमारी जो सॉइल है वो अनस्ट्रेस्ड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलो। फिर द कॉन्टेक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर अ रिजिड फुटिंग, द कॉन्टेक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर अ रिजिड फुटिंग, ठीक है, अंडर अ रिजिड फुटिंग इन कोहेजन लेस सॉइल इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द विड्थ ऑफ द फुटिंग, ठीक है, कोहेजन लेस सॉइल है और आपका यूनिफॉर्म है, आपका विड्थ ऑफ फुटिंग की यूनिफॉर्म है, ठीक है। ये कहानी आपकी यहाँ तक पहुंच गई। अब चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि स्टेटमेंट आपका करेक्ट है या नहीं। तो इसका आंसर आपका सिंपल हो जाएगा, देखो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, है ना, कि स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बट स्टेटमेंट बी इज रॉन्ग, ठीक है, बी आपका रॉन्ग है। जबकि क्या होता है देखो, इसमें क्या है, जो कॉन्टेक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, कॉन्टेक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर अ रिजिड फुटिंग इन कोहेजन लेस सॉइल इज शोन इन, देखो यहाँ पे आप यहाँ पे चेक करो, इस तरीके का आपकी एक फुटिंग है, ठीक है, आपकी ये फुटिंग है। अब यहाँ पे जो कोहेजन लेस सॉइल में आपका प्रेशर इस तरीके से होता है, ठीक है, प्रेशर आपका इस तरीके से होता है। ये गेट का फेवरेट क्वेश्चन है, गेट में ये क्वेश्चन आपका आता ही आता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कोहेजन लेस सॉइल
ठीक है, और कांटेक्ट प्रेशर की जो बात कर रहा है रिजिड फुटिंग में, तो इस तरीके का आपका वेरिएशन होता है। ठीक है, सेंटर में आपका मैक्सिमम होता है एंड आपका जैसे जैसे नियर टू एजेस आता है वहां पे क्या होता है, कम होने लगता है रिजिड फुटिंग में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको ध्यान रखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। रिजिड फुटिंग है ना, रिजिड फुटिंग है। देखो, रिजिड फुटिंग की यहाँ पे बात की जा रही है, रिजिड फुटिंग की यहाँ पे बात की जा रही है, तो इस केस में आपका होगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल है, देखो, सबसे पहले यदि रिजिड फुटिंग और कोहेजन लेस सॉइल मतलब कि सैंड की बात की जा रही है, ठीक है, आपको मैं एक बात बता देता हूँ। ठीक है, देखो, कंक्रीट वगैरह है, कंक्रीट में अपन सैंड का यूज करते हैं। ठीक है, एक तरीके से क्या होता है, देखो, रिजिड पेवमेंट आप याद रखो, रिजिड पेवमेंट बनाते हैं। ठीक है, रिजिड पेवमेंट बनाते हैं, रिजिड पेवमेंट में आपका कंक्रीट का यूज किया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिजिड पेवमेंट बोलते हैं। ठीक है, उस तरीके से इसे भी याद करो। ठीक है, तो सेंड आपका यहाँ पे आ गया, सेंड आ गया मतलब कि रिजिड फुटिंग। ठीक है, रिजिड फुटिंग, सैंड रिजिड फुटिंग दो का कॉम्बिनेशन बन गया। तो उस केस में आपको करना क्या है, उस केस में आपको सिंपली ये इस तरीके का यहाँ पे क्या बना देना है, एक तरीके से इस तरीके का पोंड टाइप का बना देना है। क्या बना देना है, पोंड टाइप का बना दो, जिससे कि आपको क्या हो, आसानी हो याद रखने में। ठीक है, नहीं तो स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में, समझ रहे हो बात को। तो ये ध्यान रखना है आपको, ऐसा पॉइंट बनाए और सीधे आपको स्ट्रेट डिस्ट्रीब्यूशन आपको शो कर देना है, इजीली आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। तो पॉइंट किस में बनाना है ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किस में बनाना है, एक तो देखो, सबसे पहले सेंड की बात करी, सबसे पहले पकड़ो किसको, कोहेजन लेस को। यहाँ पे कोहेजन लेस बोल के रखा है, कोहेजन लेस बोले तो सेंड, सेंड का यूज करते हैं कंक्रीट में, सेंड का यूज करते हैं कंक्रीट में। ठीक है, कंक्रीट में यूज करते हैं। अब जब कंक्रीट में यूज करते हैं, ऐसी ऐसी कंक्रीट जिसमें सेंड का यूज किया जाता है उसे बोलते हैं रिजिड पेवमेंट। ठीक है, तो रिजिड वाली कहानी आ गई। अब दूसरी चीज कहानी क्या, रिजिड फुटिंग यूज किया गया है, आपकी सेंड है कोहेजन लेस और इसमें बना देना है पोन। ठीक है, तो ये एक चीज याद रखो। अच्छा, इसमें अब याद रखने का मैं एक तरीका और बता देता हूँ। देखो, ये पोंड है जो भी है, ठीक है, रिजिड पेमेंट की आपने बात करी, रिजिड पेमेंट की आपने बात करी, तो बीच में यहाँ पे एक तरीके से क्या है, एक तरीके से आपका समझो गड्ढा पड़ गया है। ठीक है, गड्ढा पड़ गया है, या फिर गड्ढा छोड़ो, गड्ढा को छोड़ो, यहाँ पे एक चीज याद रखो कि जैसे कि आपका क्या है, यहाँ पे कोई वाटर बॉडी है, यहाँ से वाटर निकल रहा है, तो इस वाटर पे आप कंक्रीट की एक रिजिड पेवमेंट बना देते हो, रिजिड पेवमेंट इस पे बनाते हो ना, तो बस उसी तरीके से इसको याद रख लेना है। ऊपर में आपका यहाँ पे ये स्ट्रेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है और आपका आंसर इजीली निकल कर आ जाएगा, समझ रहे हो, ऐसे याद रखना है। देखो, याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आपके ना ये सब आए हुए क्वेश्चन है, क्वेश्चन जब गलत हो जाता है तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे बोल रहा है, देखो, अ सैंपल ऑफ ड्राई सेंड, अ सैंपल ऑफ ड्राई सेंड, ठीक है, अ सैंपल ऑफ ड्राई सेंड वाज टेस्टेड इन डायरेक्ट सीयर टेस्ट। ठीक है, वाज टेस्टेड इन डायरेक्ट सीयर टेस्ट। ठीक है, apparatus under a normal load, apparatus under a normal load of 72 kg, the shear load required to fail the sample was found to be 36 kg, the angle of internal friction will be। ठीक है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, ठीक है, अपने को बताना है। आपका बोल रहा है कि अ सैंपल ऑफ ड्राई सैंड वाज टेस्टेड, ठीक है, इन डायरेक्ट सीयर टेस्ट, डायरेक्ट सीयर टेस्ट में अपन ने ये चीज किया। ठीक है, एपरेटस, ठीक है, अंडर अ नॉर्मल लोड, अंडर अ नॉर्मल 72 kg, द शियर लोड रिक्वायर्ड टू फेल द सैंपल, ठीक है, फाउंड टू बी 36 kg, और उसके बाद में एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन अपने को क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्या क्या पता होना चाहिए, इक्वेशन। ठीक है, सी डैश आपका सिग्मा और यहाँ पे 10 फाइव, ये आपकी मोहर कुलाम इक्वेशन होती है, ये चीज याद रख लेना है। ठीक है, सी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी सिंपल, और यहाँ पे ये जो नॉर्मल स्ट्रेस आपको दे के रखा है, कितना दे के रखा है, ध्यान रखो कितना है यहाँ पे, नॉर्मल स्ट्रेस 72 kg, और टाउ की वैल्यू है 36, 36 इक्वल्स टू आपका 72, और यहाँ पे 10 फाइव, ये कहानी आपकी यहाँ पर है। अब इसको आपने कर दो, देखो, 36 डिवाइडेड बाय 72, और यहाँ पे हो जाएगा ये 10 इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो गया आपका सी, सिंपल। ठीक है, 23 का आपका आंसर हो गया यहाँ पे सी, बस।
ये चीज़ आपको ध्यान रखनी थी और इजीली आपका यहाँ पे आंसर निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चेक करो 24 क्या बोल रहा है, अ पॉइंट लोड एग्जर्ट अ मैक्सिमम वर्टिकल स्ट्रेस। ठीक है, अ पॉइंट लोड एग्जर्ट्स maximum vertical stress at a radial distance of 1 meter and at a depth of ठीक है pound ठीक है point load exerts a maximum vertical stress point load exerts maximum vertical stress at a radial distance of 1 meter and at a depth of ठीक है। इसको निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ये है आपका क्वेश्चन किसका कौन से टॉपिक का ये, ठीक है, जो आपका स्ट्रेस वगैरह स्टेबिलिटी वगैरह उस चीज का यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, इसको निकालने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा सिंपल। तो यहाँ पे आपका सिंपल कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका सिग्मा जेड मैक्स। ठीक है, सिग्मा जेड मैक्स जो होता है, सिग्मा जेड मैक्स इक्वल्स टू आपका होता है कितना, 0.088 ठीक है, याद रखना है 0.088 क्यू बाय आर का स्क्वायर, ये चीज हो जाती है यहाँ पे। और नेक्स्ट हो जाता है आपका सिग्मा जेड मैक्स जो होता है वो हो जाता है आपका यहाँ पे 0.1332 क्यू बाय जेड का स्क्वायर। ठीक है, क्यू बाय जेड का, ये आपको दो चीज याद रखनी है, बस दो चीज में आपका यही चीज याद रखना है। एक में है आपका 0.00 ठीक है, सॉरी 0.088 ठीक है, 0.08888 एंड आपका 1332 ये दो चीज ही आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है बस। इसके बाद में आपको करना क्या है, इसके बाद में आपको सिंपल देखो दोनों को इक्वल कर देंगे, दोनों को 0.088 ठीक है क्यू बाय आर का स्क्वायर। ठीक है, आर का स्क्वायर, तो आर की वैल्यू आप यहाँ पे देखे रखा, रेडियल डिस्टेंस 1 मीटर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर हो गया और इक्वल में आपका यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा 0.1332 क्यू बाय जेड का स्क्वायर। राइट, क्यू से क्यू गया, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया आपका सिंपल, और इसके बाद में क्यू से क्यू कैंसिल हो गया और नेक्स्ट जेड की वैल्यू यहाँ पे निकाल लोगे, तो जेड की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी कितनी 1.225 ऐसे याद रखो। ठीक है, चलिए सिंपल था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट ए कॉफर डैम इज ए स्ट्रक्चर टू बी कंस्ट्रक्टेड इन अ स्टैंडिंग वाटर कंडीशन प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज फाउंडेशन। ठीक है, ठीक है, मतलब जो ब्रिज फाउंडेशन है आपका, ब्रिज की फाउंडेशन है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक कॉफर डैम इज ठीक है एक स्ट्रक्चर बनाते हैं स्टैंडिंग वायर में। ठीक है, उसके बाद में देखो कटिंग एज एंड स्टेनिंग आर द टू एजेंशियल कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ द कॉफर डैम। कटिंग एज एंड स्टेनिंग आर द टू एजेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ कॉपर डैम। ठीक है, चलिए इसकी बात करेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 25 की हम बात करने वाले। क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा सिंपल देखो, इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही है। इसमें जो कटिंग एज वाला फंडा है ये चीज यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करता है। कटिंग एज एंड स्टेनिंग आर द टू एजेंशियल कंपोनेंट्स पार्ट ऑफ वेल फाउंडेशन। ठीक है, ठीक है, समझ लो बात को, वेल फाउंडेशन में ये चीज आपका यूज किया जाता है ना, वेल फाउंडेशन में करते हैं ना अपन, इस टाइप का कुछ ऐसा एज रहता है आपका। ठीक है, उसमें ये चीज यूज किया जाता है। राइट, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे 26 चेक करो क्या बोल रहा है। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग ठीक है फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स। ठीक है, वेस्टरगार्ड एनालिसिस ऑफ फॉर स्ट्रेस कंप्यूटेशन। ठीक है, इसमें आपको बताना है। ठीक है, चलो इसमें क्या बोल रहा है, वेस्टरगार्ड्स का एनालिसिस से आपको यहाँ पे बताना है। राइट, तो इसमें क्या बोल रहा है चेक करना है यहाँ पे सिंपल देखो, पॉइंट लोड एट द सरफेस एंड सॉइल बीइंग होमोजेनस एंड आइसोट्रॉपिक। ठीक है, पॉइंट लोड एट द सरफेस एंड सॉइल बीइंग होमोजेनस एंड आइसोट्रॉपिक। राइट, उसके बाद में बोल रहा है लाइन लोड एट द सरफेस एंड सॉइल बीइंग होमोजेनस एंड नॉन आइसोट्रॉपिक। ठीक है, पॉइंट लोड इसमें आपका फिर देखो ये सारी चीज है, इसमें आपका सिंपल आंसर क्या होगा है ना, क्वेश्चन नंबर 26 में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंपल सा देखो सी,
बोल रहा है पॉइंट लोड एट द सरफेस, पॉइंट लोड एट द सरफेस एंड सॉइल बीइंग होमोजेनस एंड नॉन आइसोट्रॉपिक। ठीक है, ये चीज आपका आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, होमोजेनस एंड नॉन आइसोट्रॉपिक पॉइंट लोड्स। ठीक है, पॉइंट लोड एट द सरफेस, पॉइंट लोड एट द सरफेस एंड सॉइल बीइंग होमोजेनस एंड नॉन आइसोट्रॉपिक। तो जो वेस्टरगार्ड का एनालिसिस है उसने क्या होमोजेनस तो मान के चला था। ठीक है, होमोजेनस उसने मान के चला था, राइट, बट होमोजेनस उसने मान के चला था, बट दिक्कत यहाँ पे क्या आ रही थी, दिक्कत यहाँ पे क्या आ रही है कि भाई होमोजेनस मानने को मान लिया, ठीक है, बट नॉन आइसोट्रॉपिक यहाँ पे इसने एक चीज माना है। ठीक है, नॉन आइसोट्रॉपिक इसने मान के चला है, ये चीज ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है। ठीक है, चलिए ये हो गया। और एक चीज, ठीक है, वेस्टरगार्ड थ्योरी इज बेस्ट सुटेबल फॉर स्ट्रेटिफाइड सॉइल। जो स्ट्रेटिफाइड सॉइल होती है, स्ट्रेटिफाइड सॉइल का मतलब कि जैसे कि ऊपर में आ गया क्ले, फिर नीचे आ गया सैंड, ठीक है, फिर आ गया सील, तो इसे स्ट्रेटिफाइड जो सॉइल होती है उस केस के लिए आपका ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये कहानी आपको यहाँ पर, ठीक है, याद रखनी है कि इसमें ये चीज हो गया। ठीक है, और स्ट्रेटिफाइड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्रेटिफाइड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चेक करते हैं क्या बोल रहा है। 27 में चेक करो, एन, ठीक है, एन ऑल अराउंड आरसीसी पेरिफेरल रिटेनिंग वॉल। ठीक है, ऑल अराउंड आरसीसी पेरिफेरल पेरिफेरल रिटेनिंग वॉल, ठीक है, इज कंस्ट्रक्टेड for a basement is constructed for a basement to retain soil on the other side. The retaining wall has RCC floor slab constructed at the top, ठीक है, constructed at the top. The earth pressure on retaining wall will be analyzed in। देखो, अच्छा इसमें आपको बताना है कि भाई वो एक्टिव कंडीशन के लिए आप इसको डिजाइन करोगे या पेसिव कंडीशन के लिए डिजाइन करोगे। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि रिटेनिंग वाल में आपका जो स्ट्रेस है, जैसे कि एक तरीके से ऐसा आपका रिटेनिंग वाल होगी, स्ट्रेस स्ट्रेस आपका किधर हो रहा है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि जब अवे अवे आपकी वाल जो है अवे आपकी मूव करती है, उस केस में आपका एक्टिव से हम इसको डिजाइन करते हैं, एक्टिव से हम क्या करते हैं, डिजाइन किया जाता है। ये चीज ध्यान देना है आपको, राइट। और यदि आपकी इधर की ओर जाती है तो इसको पेसिव के लिए आप डिजाइन करते हो, राइट। चलो तो यहाँ पे चेक करना है आपको कि ये किस तरह जा रही है। ठीक है, देखो, इन ऑल अराउंड आरसीसी पेरिफेरल रिटेनिंग वॉल is constructed for a basement to retain soil on the other side। ठीक है, retain soil on the other side। The retaining wall has RCC floor slab constructed at the top। टॉप पे आपने आरसीसी स्लैब आपने कंस्ट्रक्ट किए हैं। ठीक है, द अर्थ प्रेशर ऑन रिटेनिंग वॉल, द अर्थ प्रेशर रिटेनिंग वॉल विल बी एनालाइज्ड इन। ठीक है, चलिए इसमें आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर सिंपल क्या हो जाएगा, देखो, एट रेस्ट कंडीशन। ठीक है, सी वाला, क्योंकि यहाँ पे एक चीज याद रखना, एक चीज यहाँ पे याद रखो कि जब भी मूवमेंट यदि हो रहा है, समझ में आ रही, यदि मूवमेंट यदि हो रहा है, वाल का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, मूवमेंट हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मूवमेंट हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो किस पर, एक्टिव एंड पेसिव पे आप कमेंट कर सकते हो। यदि मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, मूवमेंट यदि हो ही नहीं रहा है तो भाई कैसे आप बोल सकते हो, समझ रहे हो बात को। तो अब इसमें ये दिक्कत वाली बात यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, चलिए तो इसमें एट रेस्ट है क्योंकि आपने ऊपर से भी क्या कर दिए, फ्लोर आरसीसी फ्लोर आपने बना दी हो, राइट, ये चीज हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे यदि इसको देखना है तो देखो, द रिटेनिंग वॉल इज बेसमेंट इज नॉट अलाउड टू मूव एंड हेंस द अर्थ प्रेशर ऑन इट इज एज्यूम्ड टू बी रेस्ट कंडीशन। ठीक है, एज्यूम्ड, ठीक है, एज्यूम्ड कंडीशन वेयर एट रेस्ट कंडीशन ऑफ अर्थ प्रेशर इज एनालाइज्ड इज फॉर ब्रिज अबूटमेंट सिंस, ठीक है, सिंस दे आर आल्सो नॉट अलाउड टू मूव। ठीक है, ब्रिज अबूटमेंट में होता क्या है कि ये अलाउ ही नहीं करते किसको, मूवमेंट को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करो। क्वेश्चन नंबर 28 में आपका यहाँ क्या बोला जा रहा है। ठीक है, देखो, मेज द पेयर्स, अपने को पेयर मेज करना है, तो जो कॉम्पेक्शन है, ठीक है, कॉम्पेक्शन किसके लिए होता है, एक्सपल्सन ऑफ वाटर नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एक्सपल्सन ऑफ एयर।
कॉम्पैक्शन आपका एक्सपल्सन ऑफ एयर, तो ए का चौथा किसमें, इसी में है, तो आपका ऑप्शन डी ही हो गया। बिना देखे बिना समझे डी आपका आंसर हो गया, राइट, ए का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का यहाँ पे डी हो गया। और दूसरी चीज देख लेते हैं। ठीक है, अब बी का यहाँ पे तीसरा, बी का तीसरा बोले तो इंक्रीज इन वॉल्यूम, स्वेलिंग का मतलब होता है इंक्रीज, सिंपल है, स्वेलिंग का मतलब आपका हो जाएगा इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन, ठीक है, वॉल्यूम, ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे आगे, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं क्या बोल रहा है। देखो ये होगी कहानी यहाँ तक। उसके बाद देखो क्वेश्चन नहीं है, सी का फर्स्ट बोल रहा है कंसोलिडेशन, सही बात है आपका, ये चीज है एक्सपल्सन ऑफ वाटर। कोलेप्स का मतलब आपका सिंपल है, कोलेप्स का मतलब डी का हो गया दूसरा, सडन वॉल्यूम डिक्रीज। ठीक है, कोलेप्स का मतलब वही तो होता है ना कि सडन वॉल्यूम आपका डिक्रीज कर गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये वाला, स्पेसिफाइड, ठीक है, सॉरी, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ टरबाइन डिफाइन एज, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन आपको बताना है, टरबाइन स्पेसिफिक स्पीड आपको बतानी है यहाँ पे टरबाइन की, राइट। सिंपल है, आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन 29 का आपका सिंपल सी हो जाएगा, राइट, सी, स्पेसिफिक स्पीड। ठीक है, स्पेसिफिक स्पीड आपकी, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन, ठीक है, ऑफ टरबाइन। तो इसमें हो जाएगा आपका सिंपल क्या, इसमें हो जाएगा आपका एन अंडर रूट पी डिवाइड में आपका एच 5/4, ये आपका स्पीड आपकी हो जाएगी। ठीक है, सिंपली ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, ठीक है, म्यूसल्स कर्व बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ, म्यूसल्स कर्व बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ, ठीक है, मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ टरबाइन, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ टरबाइन, कांस्टेंट इफिशिएंसी कर्व्स ऑफ अ टरबाइन, ठीक है, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पंप। इसमें आपका क्या हो गया, सिंपल, म्यूसल कर्व जो होता है, राइट, म्यूसल्स कर्व जो होते हैं वो क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में बात करना है। तो यहाँ पे आपका आंसर सिंपल क्या हो जाएगा आपका सी। ठीक है, जो म्यूसल म्यूसल कर्व्स है आपका, म्यूसल कर्व बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ, ठीक है, क्या चीज, म्यू एस, ठीक है, सी एल, जो कर्व है आपका, ये कर्व जो है आपका ये बिलोंग करता है किससे, बिलोंग करता है आपका कांस्टेंट इफिशिएंसी कर्व ऑफ अ टरबाइन। ठीक है, कांस्टेंट इफिशिएंसी, ठीक है, कांस्टेंट इफिशिएंसी कर्व्स ऑफ टरबाइन, ठीक है, कर्व्स ऑफ टरबाइन, ये चीज याद रखना। कांस्टेंट इफिशिएंसी से आपका ये है मसल, देखो ऐसे याद रख लो, जो मसल्स होती है किसी भी पर्सन की, मसल्स जो होती है वो किससे, एक इफिशिएंसी से आपका बिलोंग करता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, आपका इफिशिएंसी होना चाहिए बंदे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जल्दी से, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो और इसमें थोड़ा सा यदि बैकग्राउंड में जाओगे तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो कांस्टेंट हेड कर्व जो होता है, कांस्टेंट हेड कर्व जो होता है उसको हम बोलते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व। कांस्टेंट हेड कर्व होता है आपका, कांस्टेंट हेड कर्व जो होता है ये होता है आपका मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व। और वहीं पे कांस्टेंट स्पीड कर्व जो होता है वो होता है ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व, स्पीड कर्व, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व। और वहीं पे आपका यदि इफिशिएंसी कर्व हो जाता है तो उसे मसल कर्व बोला जाता है, म्यूचुअल कर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो जल्दी से। पाथ लाइन रिफर्स, पाथ लाइन रिफर्स टू मोशन ऑफ आइडेंटिफाइड फ्लूइड, पाथ लाइन्स रेफर्स टू मोशन ऑफ आइडेंटिफाइड फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट एंड आपका देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूट अ फीचर्स ऑफ द, राइट। जो पाथलाइन होती है, पाथलाइन किसको बोला जाता है, सिंपल चीज, पाथलाइन यहाँ पे किसको बोला जाएगा, राइट। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन चेक करना है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन, हाँ, ठीक है, तो पाथलाइन जो है उसमें आपका क्या हो जाएगा, लैंग्राज अप्रोच, ठीक है, लैंग्रेजियन अप्रोच, ठीक है, या फिर आपका रेलिस अप्रोच, इलेरियन अप्रोच एंड आपका क्या,
नॉन ऑफ द एबोव, इसका सिंपल लैग्रांजियन अप्रोच हो गया। जब भी पार्टिकल्स की बात हो जाती है, जब भी क्या पार्टिकल की बात होती है ना, तो वो लैग्रांज अप्रोच अपन यूज करते हैं, लैग्रेंजियन अप्रोच हम यूज करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बात को समझ रहे हो बात को। तो लैग्रांज अप्रोच अपन यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपका एक चीज, इलर जो इक्वेशन है आपकी, है ना, मतलब इलर जो अप्रोच है वो क्या होता है कि उसमें हम एक सेक्शन काटते हैं, सेक्शन काट लेते हैं, और उसमें एक तरीके से आपका पूरा एक वो पार्टिकल अप्रोच नहीं है वो, ठीक है, मास वाला अप्रोच है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जल्दी से। द सेपरेशन, राइट, द separation of a boundary, the separation of a boundary layer occurs when, the separation of a boundary layer occurs when the flow is accelerated, ठीक है। देखो सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर, समझ रहे हो, सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ, ठीक है, बाउंड्री, बाउंड्री लेयर, सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर, इसकी बात यदि हम करें, सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर की बात करें तो वो क्या चीज हो जाता है, ठीक है। द फ्लो इज एक्सलरेटेड पास्ट अ बाउंड्री, द बाउंड्री लेयर कम्स टू रेस्ट, एन एडवर्स प्रेशर इज एनकाउंटर्ड, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे सिंपल 32 का क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। एडवर्स प्रेशर वहां पे एनकाउंटर हो जाता है, इस वजह से आपकी बाउंड्री लेयर सेपरेशन हो जाता है, समझ रहे हो बात को। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 की बात करते हैं। 33 क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, ठीक है। इनर्शियल, इनर्शियल फोर्स टू सरफेस टेंसाइल फोर्स, इनर्शियल फोर्स टू सरफेस टेंसाइल फोर्स, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। देखो सिंपल, यहाँ पे बात करूं मैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर हटा देते हैं, राइट। इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स, ये होता है आपका क्या, रिनॉल्ड्स नंबर, ठीक है, रिनॉल्ड्स नंबर। तो ये आपका क्या बी का मिल गया, बी का मिल गया फर्स्ट, कहाँ है बी का फर्स्ट, तो ये हो गया बी का फर्स्ट, और ये एक बी का फर्स्ट, दो आपको यहाँ पे मिल गए। अब बात कर लेते हैं किसका, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात कर लो जिस जो रिनॉल्ड्स नंबर, फ्रॉड नंबर, ठीक है, फ्रॉड नंबर की बात कर लेते हैं। फिफ्थ, फिफ्थ में क्या बोल रहा है आपका, सिंपल फिफ्थ में फ्रॉड नंबर है, ठीक है। फिफ्थ यहाँ पे चेक करो कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ फिफ्थ, इसमें 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 फिफ्थ कहाँ आ रहा है, फिफ्थ का यहाँ पे आपका इसमें है ही नहीं फिफ्थ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो इसको, फिफ्थ मतलब कैंसिल हो गया, फिफ्थ कैंसिल हो गया, फ्रॉड नंबर आपका दिया ही नहीं है। आपका मेक नंबर चेक करते हैं, ठीक है, मेक नंबर, मेक नंबर आपका हो जाएगा मतलब थर्ड, थर्ड बोले तो यहाँ पे थर्ड ये दिया हुआ है, थर्ड एक, एक की एक को देखो, इनर्शिया फोर्स टू सरफेस टेंशन, इनर्शिया फोर्स टू सरफेस टेंशन, ठीक है, मेक नंबर नहीं, इसका फिर बाद में चेक करो, चौथा चेक करो, ठीक है, चौथा, ठीक है, चौथा का ए मतलब वेबर नंबर, वेबर नंबर का आपका यहाँ पे फर्स्ट, वेबर, वेबर का फर्स्ट, तो आपका जो वेबर नंबर है ना, वेबर नंबर में आपका क्या हो जाएगा, वेबर नंबर में आपका सरफेस टेंशन, तो ये आपका सही है, राइट, ये आपका सही है, मतलब ये वाला आपका क्लियर सही लग रहा है। उसके बाद में यहाँ पे चेक कर लो सी का, ठीक है, सी का आपका क्या है, सी का देखो सेकंड, सी का सेकंड बोले तो आपका एलर्स नंबर, मतलब इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर, ठीक है, तो ये हो गया आपका एलर्स नंबर। उसके बाद में डी का तीसरा, डी का तीसरा देखो मेक नंबर, मेक नंबर डी का तीसरा मतलब इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय इलास्टिक फोर्स, आपका क्या हो गया, मेक नंबर आपका यहाँ पे हो गया। चलिए, तो ये था आपका, ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पर यहाँ पे मैं आपको सब चीज का जितने भी नंबर है उनके बारे में आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। पहला रिनॉल्ट नंबर, ठीक है, ठीक है, रिनॉल्ट, उसके बाद में हम देख लेते हैं रिनॉल्ट नंबर में आपको पता चल गया क्या, इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, इनर्शियल अपॉन विस्कस, ठीक है, इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे रो बी डी डिवाइडेड बाय म्यू, ठीक है, ये आपका इक्वेशन होगी। दूसरे की बात करो, यहाँ पे दूसरा है आपका फ्रॉड नंबर, ठीक है, फ्रॉड नंबर, तो फ्रॉड नंबर में आपका क्या हो जाता है, सिंपल फ्रॉड नंबर में आपका हो जाएगा इनर्शियल फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स,
ठीक है, इनर्शियल फोर्स अपॉन ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। और इसका फार्मूला आपका हो जाएगा वी अपॉन अंडर रूट जी डी, ठीक है, वी अपॉन अंडर रूट जी डी, ठीक है, या फिर इसको, हाँ जी डी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर हो गया आपका, तीसरा तीसरा आपका यहाँ पे चेक कर लो, तीसरा आपका हो जाएगा सिंपल, थर्ड नंबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एलर्स नंबर की बात कर लेते हैं। एलर्स नंबर में आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, एलर्स नंबर। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो यहाँ पे ना आपका अंडर रूट में आएगा, ठीक है। ये जो वैल्यूज है, फ्रॉड नंबर, ये सब अंडर रूट में, सिर्फ रेनॉल्ड नंबर आपका अंडर रूट में नहीं आता है, ठीक है। एलर्स नंबर आपका, एलर्स नंबर क्या हो गया आप, सिंपल देखो, इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय आपका प्रेशर फोर्स, ठीक है, इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय प्रेशर फोर्स, और इक्वल में आपकी जो वैल्यू आएगी, ठीक है, ये आपका फार्मूला में वी अपॉन अंडर रूट पी बाय रो, ठीक है, ठीक है, पी बाय रो, राइट। ये चीज आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखो थर्ड फोर्थ देखते हैं, यहाँ पे फोर्थ क्या बोल रहा है। फोर्थ सिंपल देखो, चेक करो, फोर्थ में वी, यहाँ पे वी वेबर, ठीक है, वेबर, वेबर नंबर में आपका याद रखना है इनर्शिया फोर्स अपॉन में टेंशन फोर्स, ठीक है, इनर्शिया फोर्स इक्वल्स टू टेंशन फोर्स, राइट। और यहाँ पे आपका फार्मूला हो जाएगा वी अपॉन रो अपॉन, ठीक है, रो अपॉन रो एल, सॉरी सिग्मा अपॉन रो एल, ठीक है, सिग्मा अपॉन रो एल, ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चेक करो, पांचवा, पांचवा आपका क्या बोल रहा है यहाँ पे, वेबर हो गया, मेक नंबर, ठीक है, मेक नंबर, तो मेक नंबर भी आपका हो जाएगा इनर्शिया अपॉन इलास्टिक, ठीक है, इनर्शिया अपॉन इलास्टिक इक्वल्स टू आपका, ठीक है, इनर्शिया अपॉन इलास्टिक हो गया, और इसका हो जाएगा क्या, वी अपॉन में अंडर रूट के बाय रो, ठीक है। तो आपको ये सारी कहानी याद रखना था, राइट। अब यहाँ पे याद रखने का दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ, के बाय रो, पी बाय रो, ठीक है, के बाय रो, पी बाय रो, यहाँ पे दो चीज में दिख रहा है, किस किस में, के बाय रो एंड पी बाय रो, आपका यहाँ पे दिख रहा है, देखो चेक कर लो आप, ये आपका ई में दिख रहा है, और आपका किस में दिख रहा है, ई में एंड मेक में। तो इसको याद रख लेना है आपको, ऊपर में तो आपका वी है ही है, ठीक है। तो एक पारो और कारो, ठीक है, कारो और पारो, पारो और कारो, ऐसा याद रखना, ई एंड एम में, ठीक है, पारो एंड कारो, याद रख लो, ठीक है, ये फार्मूला आपका याद रह जाएगा, ठीक है। तो आपका मेक नंबर में होता है इलास्टिक, मेक नंबर में इलास्टिक होता है, राइट। आपका वेबर नंबर में टेंशन होता है, वेबर नंबर में आपका टेंशन होता है, और यहाँ पे प्रेशर मतलब, ठीक है, एलर्स नंबर में आपका प्रेशर होता है, एलर्स नंबर में प्रेशर, और फ्रॉड नंबर में आपका ग्रेविटी होता है, फ्रॉड नंबर में ग्रेविटी होती है, और नेक्स्ट, यदि मैं नेक्स्ट बात कर लूँ, रेनॉल्ट नंबर में विस्कस होता है, तो ये तो आपको याद है ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं आगे। देखो बैकग्राउंड में जाना ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बैकग्राउंड में जब तक के नहीं जाओगे तब तक के आपका क्या है, चीजें ज्यादा या आप याद नहीं रख पाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल क्या रहा है, सिंपल, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चेक करना है 34 आपका बोल रहा है द सेंटर ऑफ प्रेशर विल कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर आपका कोइंसाइड कर गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इमर्ज इन गैस, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, नॉन ऑफ द एबो, ठीक है, नॉन ऑफ द एबो। 34 का आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हॉरिजॉन्टल, क्या चीज यहाँ पे बी हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है, बात समझ आ रही है आपको, हॉरिजॉन्टल यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो देखो द सेंटर ऑफ प्रेशर विल कोइंसाइड विथ ऑफ ग्रेविटी इफ अ प्लेन सरफेस, आपको पता होना चाहिए सेंटर ऑफ प्रेशर का फार्मूला क्या होता है। सेंटर ऑफ प्रेशर का फार्मूला होता है आपका एच बार प्लस आई जी, ठीक है, साइन का स्क्वायर थीटा, आई जी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए एच बार, ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है, एच बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए एच का स्क्वायर, ठीक है। इसको याद रखना है, सीपी इक्वल्स टू है आई जी, है आई जी, है ना, है आई जी साइन स्क्वायर थीटा और ऐसा ए एच
ऐसे याद रख लो या फिर दिमाग से ही याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग से याद रख लो। सी पी एच बार प्लस, ठीक है, सी पी एच बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड में ए एच बार, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये चीज हो गई आपकी कहानी, राइट। सीपी जो है आपका, है ना, सीपी एच बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड में आपका ए एच बार। अब इसमें यहाँ पे देखो, एच बार जो है आपका होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्लेन सरफेस, ठीक है, सीपी आप सेंटर ऑफ प्रेशर है, और आई जी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइड एक्सिस, थीटा आपका एंगल विथ हॉरिजॉन्टल है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहने की बात क्या है, देखो यहाँ पे बोल रहा है कोनसाइड विथ, ठीक है, ये बोल रहा है प्लेन हॉरिजॉन्टल बोल रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल्स टू जीरो हो गया, है ना, इक्वल्स टू आपका जीरो हो गया। तो यहाँ पे सिंपल साइन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू जीरो हो गया, मतलब थीटा इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे आ गई कहानी। तो प्लेन सरफेस मस्ट बी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो प्लेन सरफेस यदि हॉरिजॉन्टल में रहेगा तभी आपका यहाँ पे सेंटर ऑफ प्रेशर कोइंसाइड करेगा, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 35 35 क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो, अ हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन कन्वेस अ कांस्टेंट रेट ऑफ फ्लो विच इज मेजर्ड बाय वेंचुरीमीटर इंस्टॉल्ड ऑन इट। हमने वेंचुरीमीटर को इंस्टॉल किया और वहां से अपन ने मेजर कर लिया। व्हेन द पाइप इज इंक्लाइंड, इन पाइप को इंक्लाइन कर दिए, ठीक है, अपवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है, द रीडिंग ऑफ लेवल डिफरेंस ऑन अ डिफरेंस यूट्यूब मैनोमीटर, ठीक है, देखो रीडिंग आपकी अब क्या होगी, विल इंक्रीज करेगी या फिर सेम रहेगी या फिर डिक्रीज करेगी, ठीक है, देखो इसमें आपको अब बताना है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका सिंपल रिमेन सेम, ठीक है, इसमें कोई आपका डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि जो आपका यूट्यूब मैनोमीटर है प्रेशर को बताता है, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड में चलेंगे, तो द रीडिंग ऑफ लेवल डिफरेंस ऑन अ डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंक्लाइनेशन ऑफ द पाइप, ठीक है, बात समझ आ गई। ये इंडिपेंडेंट होता है, क्या होता है आपका इंडिपेंडेंट होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होता है। चलो, ठीक है, इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द रीडिंग ऑब्टेन्ड इन मैनोमीटर इन इज इन फैक्ट पीजोमीटर हेड, ठीक है, ये सारी कहानी हो गई, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं 36, ठीक है, 36 में यहाँ पे देखो, अ सर्ज टैंक इज प्रोवाइडेड इन हाइड्रो पावर स्कीम्स टू, अ सर्ज टैंक इज प्रोवाइडेड इन अ हाइड्रो पावर स्कीम टू। तो ये तो क्वेश्चन कितने बार रिपीट ना हो गया हो, ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, रिड्यूस फ्रिक्शन लॉसेस नहीं, इंक्रीज द नेट नहीं, ये वाला रिड्यूस वाटर हैमर प्रेशर, ये आपका आंसर हो गया 36 का बी, 36 का आपका बी यहाँ पे आंसर हो गया। सर्ज टैंक हम प्रोवाइड करते हैं इसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे, ये वाला क्वेश्चन चेक करो क्या बोल रहा है, थ्री पाइप्स ऑफ अ डिफरेंट डायमीटर्स, कोई दिक्कत नहीं है, लेंथ फ्रिक्शन ये दिस और सीरीज में, क्वेश्चन रिपीटेड है, आपको ध्यान रखना है ना। तो जितना आपने क्वेश्चन लगाए हो उतना आपके लिए बेनिफिट होते चले जाएगा, ठीक है। जब सीरीज की बात आती है तो मैंने इसकी ट्रिक भी बता के रखा था, पर मैं यहाँ पे दोबारा से बताऊंगा नहीं, आप पीछे जाके लेक्चर देखो, ठीक है। तो सीरीज में किसी चीज को ऐड किया है, तो हेड लॉस की हम यहाँ पे सिंपल बात करते हैं, हेड लॉस की बात करते हैं। तो जब भी सीरीज में कोई चीज सीरीज में लगी हुई रहती है तो वो कंटिन्यूअसली क्या जुड़ते हुए चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हेड लॉस जुड़ते हुए चले जाएगा, ठीक है, HF2 HF3 इस तरीके से, बट डिस्चार्ज क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाएगा आपका सिंपल इक्वल Q1 Q2 Q3। आपका आंसर क्या हो जाएगा 37 में, आपका सिंपल 37 का आपका आंसर डी हो जाएगा, राइट। चलो, समझ में आ रही कहानी, इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 की बात करो, द डिफरेंस द डिफरेंस बिटवीन theoretical डिस्चार्ज एंड एक्चुअल डिस्चार्ज ऑफ पंप इज नोन एज, ठीक है। देखो डिफरेंस बिटवीन theoretical डिस्चार्ज, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन theoretical डिस्चार्ज, ठीक है, और आपका एक्चुअल डिस्चार्ज ऑफ अ पंप इज नोन एज, ठीक है, ऑफ अ पंप इज नोन एज गैप ऑफ डिस्चार्ज, डिफरेंशियल डिस्चार्ज या स्लीप ऑफ पंप एंड सक्शन गैप, इसको क्या बोलेंगे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्लीप ऑफ पंप बोलेंगे या सक्शन गैप बोलेंगे, ठीक है। तो 38 का आपका सिंपल हो जाएगा यहाँ पे सी,
स्लीप ऑफ पंप, इसको क्या बोलते हैं, स्लीप ऑफ पंप। तो स्लीप ऑफ पंप में होता क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है, sleep of pump is defined as the difference between the theoretical discharge and actual discharge of the pump. The actual discharge is generally less than theoretical discharge। ठीक है, सही बात है, ये तो बात सही है। ड्यू टू लीकेज, ठीक है, ड्यू टू लीकेज। यदि हम मैथमेटिकली यदि इसको चेक करें तो उसमें अपन कैसे करते हैं, देखो परसेंटेज ऑफ स्लीप यदि निकालना रहा, क्या चीज, परसेंटेज ऑफ स्लीप यदि निकालना रहा, तो उस केस में आपका सिंपल क्या हो जाएगा, क्यू थेओरेटिकल माइनस क्यू थेओरेटिकल माइनस क्यू एक्चुअल डिवाइड में आपका हो जाएगा क्यू थेओरेटिकल, राइट। ये कहानी होगी और मल्टीप्लाई में आपका 100 ये चीज हो जाएगा, राइट। चलो ये कहानी आपकी यहाँ तक हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको चेक करना है क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ यूनिट स्पीड इज ऑब्टेन्ड, अ यूनिट स्पीड इज ऑब्टेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विथ यूजुअल नोटेशन। ठीक है, यूनिट स्पीड आपको बताना है, ठीक है, क्या बताना है आपको, यूनिट स्पीड, यूनिट स्पीड आपको बताना है, यूनिट स्पीड बताना है, जिस जो आपका क्या यूजुअल नोटेशन, इसमें आपका क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे बताना है। सिंपल है इसका आंसर, ये देखो याद तो रखना पड़ेगा, है ना। तो इसका हो जाएगा 39 का सिंपल ए, ठीक है, ठीक है, एन बाय अंडर रूट एच, एन बाय अंडर रूट एच, सिंपल है, सिंपल है, डिवाइड में आपका एन बाय अंडर रूट एच कर देना है, तो आपका यूनिट स्पीड निकल के आ जाएगा, ठीक है, यूनिट स्पीड आपका निकल कर आ जाएगा डायरेक्ट, राइट। चलिए ये कहानी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, यूनिट स्पीड आपका, ठीक है, यूनिट स्पीड आपका ये चीज हो गया, यूनिट स्पीड आपका क्या, एन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एच, एन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एच, यहाँ पे कहानी बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 40 में क्या बोल रहा है, अ टर्बाइन इज डिवाइस, अ टर्बाइन इज डिवाइस विच कन्वर्ट्स, ठीक है, एक टर्बाइन है, ठीक है, जो डिवाइस क्या किस किस चीज को कन्वर्ट करती है, टर्बाइन एक किस चीज के लिए यूज की जाती है, ठीक है, टर्बाइन आपको किस चीज के लिए कन्वर्ट मतलब यूज की जाती है, देखो हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो जो टर्बाइन है आपकी, सिंपल क्वेश्चन आपका, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका आपका सिंपल क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका यूज हम किसके लिए करते हैं, हाइड्रोलिक एनर्जी टू इनटू मैकेनिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट करने के लिए टरबाइन का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में फर्दर मैकेनिकल एनर्जी से हम किस में चले जाते हैं, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका आपका सिंपल ये चीज आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पंप जो होता है, पंप, पंप किसके काम में आता है, ठीक है, पंप, पंप इज अ मैकेनिकल डिवाइस टू इंक्रीज द प्रेशर एनर्जी ऑफ लिक्विड, पंप इसके लिए यूज किया जाता है, राइट। चलो इसका आंसर आपका हो गया क्या, ए, ठीक है, हाइड्रोलिक टू हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक टू आपका मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी ये चीज। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं आपका। देखो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ठीक है, ऑफ अ टरबाइन आर, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ अ टरबाइन आर, जो ऑपरेटिंग ओएस है ना, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, देखो क्वेश्चन यहाँ पे फिर से रिपीट हो गया, मैंने आपको पीछे बताया भी था। तो जो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है उसे हम बोलते क्या है, इफिशिएंसी वाला तो म्यूसल कर्व हो जाता है, कांस्टेंट हेड कर्व अलग होता है आपका, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड कर्व। तो आपका यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया, यहाँ पे सिंपल 41 का आंसर यहाँ पे डी हो गया, समझ रहे हो बात को, डी हो गया, हमने पीछे पढ़े भी थे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसका हो गया क्या, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है आपका कांस्टेंट स्पीड कर्व, राइट। जब भी ऑपरेटिंग वाला आया, ठीक है, ऑपरेटिंग आया तो उसको हम बोलते हैं क्या, वो रिलेटेड होता है किससे, आपका स्पीड से, है ना, कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है, कांस्टेंट कांस्टेंट ऑपरेटिंग स्पीड, स्पीड रहेगी तो आपका ऑपरेट होएगा ही होएगा, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात कर ले कांस्टेंट हेड कर्व, ठीक है, यदि कांस्टेंट हेड कर्व की बात की जाए, मतलब हेड, हेड रिलेटेड होएगा किससे, हेड रिलेटेड जिसको बोलते हैं हेड वाली बात तो मेन, ठीक है, इसको मेन बोला जाता है, हेड मेन, ठीक है, हेड जो होता है आपका मेन होता है, इस तरीके से याद रख लो। उसके बाद में यदि मैं बात करूँ किसकी, इफिशिएंसी करो, तो वो तो मैंने डिस्कस किए हैं, ठीक है, इफिशिएंसी बोले तो मसल वाली बात आ जाती है। चलो
42 की बात कर लेते हैं फास्ट तरीके से। 42 में आपका बोल रहा है क्या, ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ अ पंप, ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ अ पंप इज ऑब्टेन्ड बाय, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विथ यूजुअल नोटेशन, यूजुअल नोटेशन। तो आपका ओवरऑल क्या चीज, ओवरऑल इफिशियंसी की बात की जा रही है, ठीक है, ओवरऑल इफिशियंसी की बात की जा रही है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ओवरऑल इफिशियंसी की बात की जा रही है, इसमें आपका आंसर क्या होगा, कुछ नहीं करना है। ओवरऑल इफिशियंसी होता है आपका सिंपल, ठीक है, इसका बी हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है, बी। मतलब कि मतलब कि देखो ओवरऑल इफिशियंसी बोल तो यहाँ पे आपका क्या क्या आ जाएगा, एन एच, ठीक है, एच वाई इंटू आपका एन मैकेनिकल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये चीज हो गया। इसको आपको याद रखना, हाइड्रोलिक इंटू आपका मैकेनिकल, ठीक है, ये आपका ओवरऑल इफिशियंसी हो जाती है, राइट। चलो, हाइड्रोलिक इफिशियंसी को यदि आप चेक कर, हाइड्रोलिक इफिशियंसी इक्वल टू आपका यदि मैं बात करूँ तो वो हो जाएगा आपका सिंपल, हाइड्रोलिक इफिशियंसी जो होती है ना, जो हाइड्रोलिक इफिशियंसी यदि होती है वो इक्वल्स टू में आपका क्या हो जाता है, पावर डेवलप्ड बाय द रनर, ठीक है, डेवलप्ड पावर डेवलप्ड बाय रनर डिवाइडेड में, पावर डेवलप्ड बाय रनर डिवाइडेड में आपका नेट पावर सप्लाई एट द टरबाइन इंट्रेंस, ठीक है, जितना आपने पावर को सप्लाई किया और ऊपर में आपका कितना डेवलप आपके रनर ने डेवलप किया, डेवलप टू सप्लाई आपका हाइड्रोलिक इफिशियंसी हो जाती है, डेवलप टू सप्लाई, ठीक है, रनर ने कितना क्या किया, डेवलप किया और कितना सप्लाई उसने किया, ठीक है, ये हो जाता है आपका क्या, एक तरीके से आपका हाइड्रोलिक इफिशियंसी हो जाती है, ठीक है। और जो आपका सप्लाई वाला आएगा, ठीक है, कितना उसने नेट सप्लाई की बात करें तो वो हो जाती है गामा रूट क्यू एच, ठीक है, गामा रूट क्यू एच, ये चीज आपको याद रखना है, गामा, ठीक है, इसको डब्लू, ठीक है, डब्लू क्यू एच भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है छोटी छोटी, क्योंकि क्वेश्चन बन जाते हैं तो आपको हर चीज ध्यान रखना है। अच्छा, और वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी भी आपको याद रखना है, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी भी पर भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं ना, रिपीट हो रहे हैं, तो आपको बैकग्राउंड में जाके हर चीज को पता रखना है, ठीक है। इसको हम दिखाते हैं क्यू बाय क्यू प्लस डेल क्यू, ये चीज आपका यहाँ पे हो जाता है, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी क्यू बाय क्यू प्लस डेल क्यू, ये आपका इस तरीके से वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी को शो करते हो। मैकेनिकल इफिशियंसी की मैं बात करूँ, मैकेनिकल इफिशियंसी की यदि बात करूँ तो इसमें हो जाएगा क्या, सॉफ्ट पावर, ठीक है, सॉफ्ट पावर डिवाइडेड बाय आपका रनर पावर, सॉफ्ट पावर डिवाइडेड बाय रनर पावर मैकेनिकल इफिशियंसी होती है, ठीक है, एस और आर याद रखना है, एस और आर, मैकेनिकल इफिशियंसी इक्वल टू एस बाय आर, ये चीज आपकी यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 42 का आंसर आपका सिंपल कौन सा हो गया यहाँ पे, ओवरऑल इफिशियंसी इंटू इफिशियंसी ऑफ हाइड्रोलिक, ठीक है, इंटू आपका मैकेनिकल, ये चीज आपकी यहाँ पे, ठीक है, ये चीज हो गई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हाइड्रोलिक इंटू मैकेनिकल आपकी क्या हो जाती है, ओवरऑल इफिशियंसी, हाइड्रोलिक इंटू मैकेनिकल आपकी ओवरऑल इफिशियंसी आपकी हो जाती है, ध्यान रखना है, समझ में आ रहा है, ओवरऑल इफिशियंसी आपकी क्या हो जाएगी, हाइड्रोलिक इंटू मैकेनिकल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है, ठीक है, देखो, टू प्रोड्यूस अ हाई हेड मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, हाई हेड मल्टी, ठीक है, स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, द इम्पेलर आर कनेक्टेड, ठीक है, इन पैरेलल इन सीरीज पैरेलल, अब इसमें क्या हो जाएगा, सिंपल, इसका आंसर क्या हो जाएगा 43 का। तो आप इसमें क्या करोगे, सी, सॉरी बी है ना, सीरीज में आप इसको लगाते हो, ठीक है। यदि यदि आपको टू इंक्रीज द हेड, यदि हेड को इंक्रीज करना है, ठीक है, तो impellers are connected in series, impeller are connected in series, and to increase the discharge required impeller are connected in parallels, ठीक है। यदि आपको यदि आपको करना क्या है, यदि आपको करना क्या है, डिस्चार्ज को इंक्रीज करना है, बात समझ में आ रही है, कुछ अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ पे बोल रहा है ना। यदि डिस्चार्ज को इंक्रीज करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, डिस्चार्ज को यदि इंक्रीज करना है तो करना क्या पड़ेगा, जो इम्पेलर होते हैं है ना, इम्पेलर जो होते हैं आपके, उनको उनको आप पैरेलल में लगाना पड़ेगा, ठीक है, डिस्चार्ज को यदि बढ़ाना है तो। वहीं पे यदि हेड को बढ़ाना है तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, हेड को इंक्रीज करना है तो इम्पेलर को
इम्पेलर को आपको सीरीज में लगाना पड़ेगा, इम्पेलर को आपको सीरीज में लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये याद रहेगा ना, हेड को यदि हेड है ना, हेड को इंक्रीज करना है तो इम्पेलर को सीरीज में लगाना पड़ेगा, और आपका डिस्चार्ज को इंक्रीज करना है तो आपको किसमें, इम्पेलर को पैरेलल में लगाना है। याद रखना है इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ पंप, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ पंप। भाई रिपीटेड क्वेश्चन आ गया ना आपका, रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सिंपल, यहाँ पे सी इसका आंसर हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है ये तो याद रखना ही है। अच्छा, अब और यहाँ पे स्पेसिफिक स्पीड ऑफ यदि टरबाइन का पूछा, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन का पूछ लिया, तो उसमें आपका क्या हो जाएगा सिंपल, टरबाइन में एन अंडर रूट पी डिवाइडेड बाय एच की पावर 5/4। ठीक है, तो जब भी टरबाइन की बात आई, टरबाइन में यदि बात आई टरबाइन, ठीक है, तो टरबाइन की बात आई तो 5/4 हो जाता है। ठीक है, टरबाइन की बात आती है तो वहाँ पे 5/4 हो जाता है, और पंप की बात आती है तो 3/4 हो जाता है। याद भी रखना है। देखो पंप है, पंप, पंप में, ठीक है, पंप में आपका एम आ रहा है, पंप से, पंप पंप मतलब इसको ऐसे याद रख लो, पंप से याद रखना है आपको 3, है ना, पंप से याद रखना है 3। ये देखो पंप में कितनी है, पी एम पी, ठीक है, पी एम पी। ठीक है, एक तरीके से पी 2 बार आ गया, पी 2 बार आ गया तो पी को, एक पी को हटा दो, तो यहाँ पे 3 ही आपके वर्ड है, तो 3 वर्ड है, इसका मतलब आपका 3 नीचे आएगा। और ऊपर में तो आपको पता ही है, पंप की बात कर रहे हैं तो क्यू ऊपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो पंप की बात है तो ऊपर में क्यू आएगा और नीचे में आपका 3 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब याद रह जाएगा। ठीक है, याद रह जाएगा, याद रखना है। चलो 45 चेक करते हैं, 45 क्वेश्चन यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या बोल रहा है। 45 क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है आपका, है ना, नंबर ऑफ बकेट्स ऑन पेल्टन व्हील, नंबर ऑफ बकेट्स ऑन अ पेल्टन व्हील आर कैलकुलेटेड बाय विच इक्वेशन विथ यूजुअल नोटेशन। ठीक है, विथ यूजुअल नोटेशन। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना। देखो मैं एक चीज आपको यहाँ पे बता देता हूँ, पहले तो इसका आंसर देखते हैं, फिर उसके बाद में एक चीज मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें आपका सिंपल आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, है ना। तो जेड बराबर 15 प्लस डी बाय 2डी, डी बाय 2डी, ये आपका यहाँ पे फिलहाल तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट, जेड बराबर 15 प्लस डी बाय 2डी। ठीक है, डी बाय 2डी ये आपका आंसर होगा। जेड इक्वल्स टू 15 प्लस डी बाय 2डी, जेड इक्वल्स टू 15 प्लस डी, कैपिटल डी बाय 2डी। ये क्या निकालने का, पेल्टन व्हील की बकेट्स निकालने का, नंबर ऑफ बकेट्स निकालने का फार्मूला है। ठीक है, नंबर ऑफ बकेट्स निकालने का ये फार्मूला है, 15 प्लस डी बाय 2डी, 15 प्लस डी बाय 2डी का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पे अब मैं आपको बता देता हूँ। देखो अभी हम क्या क्या डिस्कस किए, मेन चीज मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हमने क्या क्या टरबाइन से, मतलब मशीन पार्ट से हमने बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं, मशीन पार्ट से, है ना। और स्टूडेंट करता क्या है भाई, मशीन छोड़ देता है, रेलवे छोड़ देता है, मतलब बहुत सारी चीज छोड़ देता है। हमने एक जगह एक क्वेश्चन पेपर में आपका टनल से बहुत सारे क्वेश्चन किए। भाई हमने हर चीज को टच कर रहे हैं यहाँ पे, हर टॉपिक को टच कर रहे हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, हर टॉपिक से क्वेश्चन हमने देख चुके हैं। यदि क्वेश्चन आपका आता है तो आप उसको छोड़ोगे नहीं, उसको करोगे। बात समझ में आ रही, उसको करोगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है, ये चीज आपको ध्यान देना है कि हम यहाँ पे कोई भी ऐसा टॉपिक को छोड़ नहीं रहे। तो आप यदि हमारे पूरे लेक्चर अच्छे से तरीके से देख रहे हो तो आपके लिए ना कोई भी चीज एकदम कठिन नहीं होने वाली, बहुत आसान होने वाली है। तो इसीलिए हमारे सारे वीडियोस देखते रहो, जिससे कि आपका फायदा हो, और जिससे कि आप अपने जो एसएससी जेईई वगैरह जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो उसको आप अच्छे से दे पाओ। ठीक है, तो फिलहाल में आपका यहाँ पे हमारा टाइम बढ़ चुका है, 1 घंटा समथिंग हो चुका है, तो हम यहाँ पे इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं और कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।